हेलो एवरीवन। सो ई पैक प्री फैब का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। कल हमने इनके रिजल्ट्स डिस्कस किए थे। नंबर्स ओवरऑल ठीक थे, लेकिन मेन वही कंसर्न था कि क्यू ऑन क्यू लेवल पे कंपनी का जो रेवेन्यू है 25% से डी ग्रो किया है। अब वो खराब भी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैनेजमेंट की खुद की एक तरीके की गाइडेंस थी Q2 के कॉन कॉल में कि थर्ड क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू ऑलमोस्ट Q2 के लेवल के आसपास रहेगा। तो उसके बाद हमने ये डिक्लाइन देखा। प्लस ये जो पीईबी कंपनीज होती है इनका H2 अच्छा होता है। 55 से 60% बिजनेस इनका एक पूरे साल का H2 में आता है। तो उस एंगल से भी अगर हम देखें तो भी नंबर्स थोड़े से खराब लगे। मार्केट का भी शायद वही रिएक्शन आया, 10% का सर्किट था स्टॉक के अंदर। हालांकि अभी तो आप देखोगे कि मार्केट में जिन कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं, वहां पे भी हमको स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इनके नंबर्स को लेकर के ये सारे कंसर्न्स तो थे। तो अभी कॉन कॉल डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, आगे का कैसा आउटलुक बन रहा है इस बिजनेस का। सबसे पहले वही पॉइंट मेन कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 25% का डिक्लाइन क्यों आया। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक्चुअली हमने ये डिस्कस भी किया था कल कि ऑर्डर बुक ही अगर आप इनका देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 20% का ग्रोथ है ऑर्डर बुक के अंदर। और इनके कॉम्पिटिटर्स को भी अगर हम सुने, इंटराक हो या बाकी कंपनीज की मैनेजमेंट हो, डिमांड को लेकर के हर एक मैनेजमेंट काफी बुलिश है। तो डिमांड का प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट बोल रहा है सीजनैलिटी का इशू है। तो ये चीज एक्चुअली हमने Q2 के कॉन कॉल में एक्सपेक्ट करी थी काफी सारी कंपनीज के मैनेजमेंट से। ईपैक ने ये Q3 में बताया है। इनका कहना है कि इस बार अगर आप मॉनसून देखोगे तो Q2 से Q3 में भी काफी सारे एरियाज में इंडिया में मतलब मॉनसून काफी लंबा चला। अब इसकी वजह से हुआ क्या, साउथ इंडिया में इनके दो बड़े प्रोजेक्ट्स जो थे वो प्लान थे एग्जीक्यूशन के लिए Q3 में, मतलब उनका रेवेन्यू थर्ड क्वार्टर में आना था। तो कंपनी का कहना है कि मॉनसून की वजह से वहां पे जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो थर्ड क्वार्टर के अंदर नहीं हो पाया। अब यहां पे एक चीज समझना जरूरी है, एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम इनके एंड पे नहीं आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मॉनसून की वजह से डायरेक्टली ईपैक का एग्जीक्यूशन इंपैक्ट हो गया। इनको एक्चुअली ये कॉन कॉल में पूछा भी गया कि मॉनसून जो है वो Q2 में ज्यादा था, Q3 में तो स्टार्टिंग में था, तो फिर भी आपने Q2 में 62% का ग्रोथ दिखाया और Q3 में कैसे इंपैक्ट हुआ। लेकिन हमने मतलब Q2 में ये चीज देखी थी कि सिर्फ ईपैक नहीं, इंटरआर्क को भी हमने देखा था कि मोर देन 50% की ग्रोथ उनकी भी आया था। तो ऐसा नहीं है कि ईपैक ने कुछ अलग दिखाया था Q2 में और मतलब Q3 में इंपैक्ट हुआ है। तो इनका कहना है कि हमारा एग्जीक्यूशन तो अपने एंड पे ठीक था, क्योंकि कंपनी को तो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है जो भी ये स्टील स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं। लेकिन इंस्टॉलेशन आप करते हो क्लाइंट के साइड पे जाकर के। मतलब पीईबी में होता क्या है कि जो भी आपको फैक्ट्री बनानी है, वेयर हाउस बनाना है अपने क्लाइंट का, उसका डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग आप सब कुछ खुद इन हाउस करते हो अपनी फैक्ट्री में। लेकिन इंस्टॉलेशन तो मुझे क्लाइंट के साइट पे जाके करना है। और उसके लिए पहले वो जो जो साइट है क्लाइंट का, उस पर वो सिविल वर्क होना जरूरी है, तभी मैं जाके वो स्टील स्ट्रक्चर वहां पे इंस्टॉल करूंगा। तो कंपनी का कहना है हमारा एग्जीक्यूशन बिल्कुल ऑन टाइम था, बिल्कुल मतलब ट्रैक पे गया। लेकिन वो जो सिविल वर्क होना चाहिए वो साइट के ऊपर क्लाइंट के एंड पे, वो नहीं हो पाया टाइम पे, क्योंकि मॉनसून काफी लंबा चला थर्ड क्वार्टर में, वो टाइम पे हो नहीं पाया। इस वजह से हमारे काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए Q3 में। तो हमारा रेवेन्यू एक तरीके से पोस्टपोन हुआ है, एक तरीके से डिले हुआ है। बिजनेस लॉस नहीं हुआ, रेवेन्यू हमारा पोस्टपोन हो गया Q2 से Q3 के, सॉरी Q3 से Q4 के अंदर। तो ये मेन रीजन है इनका डी ग्रोथ का। अब फिर पॉइंट ये आता है कि क्या फोर्थ क्वार्टर में जो इन्होंने पूरे साल का गाइडेंस दिया है 1500 1550 करोड़ का, उसके लिए जो इनको 450 500 करोड़ करना पड़ेगा फोर्थ क्वार्टर में, उसके लिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। तो अच्छी चीज ये है कि वो गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि जो भी 450 500 करोड़ पेंडिंग है रेवेन्यू का, वो हम फोर्थ क्वार्टर में काफी आराम से कर लेंगे। इनफैक्ट 35 से 40 करोड़ का जो बिजनेस है इनका वो Q3 में एग्जीक्यूट हो सकता था। दिसंबर के एंड में इनका कहना है कि वो बिल्कुल रेडी था, मतलब जो इन्वेंट्री था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी, रेडी टू शिप था वो ऑर्डर। लेकिन मतलब क्लाइंट के एंड से वो डिले हो गया, 10-15 डेज के लिए वो डिले हो गया। तो वो Q3 की बजाय अब Q4 में एग्जीक्यूट होगा। तो ओवरऑल यही मेन रीजन था जिसकी वजह से Q3 का रेवेन्यू थोड़ा सा डिप किया है। लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि पूरे साल का जो इनका गाइडेंस है 1500 1550 करोड़ का, मतलब 33-34% का वाई ग्रोथ, वो गाइडेंस उन्होंने मेंटेन रखा है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मार्जिन वाला पार्ट। तो मार्जिन पे इन्होंने तो मीडियम टर्म में गाइडेंस दिया है कि 10.5% से 11.5% का मार्जिन हम अभी मेंटेन करने को देखेंगे, क्योंकि मेन फोकस रहेगा हमारा मार्केट शेयर गेन पे। ईपैक प्रीफैब का अभी आप देखोगे तो पूरे पीईबी इंडस्ट्री में 5 से 6% का मार्केट शेयर है, और इनका टारगेट है कि अगले 3 4 5 साल के अंदर इसको हम डबल करेंगे, यानी 10 से 12% लेके जाएंगे अपने मार्केट शेयर को। तो मार्जिन मतलब बढ़ाने पे ज्यादा फोकस नहीं है, मार्जिन मेंटेन करने पे फोकस है, लेकिन मार्केट शेयर गेन करने पे कंपनी जो है वो काफी एग्रेसिवली फोकस कर रही है। एक चीज हुआ है इनका, अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट देखोगे रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन में, तो वो बढ़ गया है। लास्ट ईयर था वो 8-9% के बीच में, अभी Q3 में वो हो गया है 11-12% के आसपास। तो इन्होंने किया क्या है, एक तो अभी आईपीओ आया कुछ टाइम पहले,
प्लस लास्ट ईयर भी इन्होंने प्राइवेट इक्विटी से फंड रेजिंग वगैरह किया था। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि अगले 1-1.5 साल में इनका अगर आप टोटल कैपेसिटी देखोगे तो 130-140,000 से सीधे 2,20,000 हो जाएगा। तो बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है कंपनी। उसके लिए टीम इन्होंने एडवांस में हायरिंग हायरिंग वगैरह कर ली है एम्प्लॉयज की, क्योंकि इनका कहना है कि ये जो पीबी बिजनेस है ये आपका फास्ट एग्जीक्यूशन का बिजनेस है। तो जब हमारी कैपेसिटी लाइव होगी तब हम हायरिंग के लिए नहीं जा सकते, हायरिंग हमको पहले करनी पड़ती है एडवांस में, ताकि जैसे ऑर्डर आए उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल फास्ट हो जैसा क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन है। तो इसलिए कंपनी ने हायरिंग ज्यादा करी है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ गया है। बट आने वाले क्वार्टर्स में जैसे रेवेन्यू एग्जीक्यूट होगा तो वो कॉस्ट कंपनी का नॉर्मलाइज हो जाएगा। देन ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो अभी लगभग 1,250 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी का। एंड रेवेन्यू टर्म्स में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स की ये रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। यानी कि अगला 2-3 क्वार्टर, अगर ये इस क्वार्टर जैसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं हुआ बिजनेस के साथ में, तो मतलब रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी अच्छी है कंपनी की। फिर इनका ये मतलब जो रिपीट कस्टमर से बिजनेस आता है, जैसे हमने इंटरआक का देखा है 80 से 85% जो उनका बिजनेस है वो रिपीट कस्टमर है। मतलब जिस कस्टमर ने 3 साल पहले 4 साल पहले इंटरआक से कोई अपना फैक्ट्री बनाया, वेयर हाउस बनाया, आगे भी जब वो फर्दर एक्सपेंशन करते हैं तो इंटरआक को ही वो चूज करते हैं। इनका अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 40 से 45% जो इनका बिजनेस है वो रिपीट कस्टमर से आता है। मतलब ऑलमोस्ट डबल का फर्क है इंटरआक के कंपैरिजन में। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि ईपैक अब हाई ग्रो सेगमेंट के अंदर एंटर कर रहा है। जैसे हमने इंटरआक को देखा ना कि सेमीकंडक्टर के प्लांट्स हो या फिर आपके ईवी के प्लांट्स हो, इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंटरआक को ज्यादा मिलते हैं। वहां पे उनका मार्केट शेयर काफी अच्छा है। गुजरात में तो अभी तक उनका मतलब कोई भी फैक्ट्री अभी आई नहीं है, कंपनी वहां पे एक्सपैंड कर रही है, लेकिन ऑलरेडी उस एरिया में कंपनी मार्केट लीडर है पीईवी इंडस्ट्री के अंदर। तो वहां पे इंटरआक को बहुत अच्छा एडवांटेज है। ईपैक भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अब इनका कहना है कि हम प्रेफर्ड वेंडर बनते जा रहे हैं, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। सो अभी जो इनका ये 1,250 करोड़ का ऑर्डर बुक है, इसमें लगभग 25 से 30% जो ऑर्डर बुक है वो इनका ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से है। इसके अलावा जो बाकी इनका मेन ब्रेड एंड बटर वाले जो सेक्टर हैं, जैसे एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, आपका वेयर हाउस हो गया, इन सारे सेक्टर से आता है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी जो हाई ग्रोथ सेगमेंट है 25 से 30% यहां से आता है। और मैनेजमेंट का बोलना है हम यहाँ पे प्रेफर्ड वेंडर बनते जा रहे हैं। सो मतलब कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब पहले उन्होंने अपना वो सोलर मॉड्यूल का प्लांट बना लिया, फैक्ट्री वगैरह बनवा ली। अब उनका जैसे आगे प्लान है कि आगे चल के हम सेल वगैरह के प्लांट बनवाएंगे, एल्यूमिनियम वेफर्स वगैरह के प्लांट बनवाएंगे, तो उसके लिए भी वो ईपैक को चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट का वॉलेट शेयर गेन कर रहा है। आई थिंक किसी एक क्लाइंट का इन्होंने बोला कि हमने 14-15 बिल्डिंग्स उनके ऑलरेडी बना चुके हैं, प्लस और ज्यादा ऑर्डर हमको उस क्लाइंट की तरफ से आ रहा है। तो ये चीज काफी अच्छी है। इसका मतलब क्या है कि इस हाई ग्रोथ सेगमेंट में कंपनी का मतलब क्लाइंट स्टिकीनेस जो है वो काफी अच्छा बन रहा है, क्योंकि इस सेक्टर का ग्रोथ आउटलुक तो अगले 5 साल 10 साल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहां पे अगर ईपैक की पकड़ अच्छी बन जाएगी तो इनका भी ये जो रिपीट कस्टमर का जो नंबर है अभी 40-45%, ये भी आगे चल के इंप्रूव हो सकता है। देन जो आपका ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर है, ये हाई ग्रो सेक्टर तो है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो जो आपका सोलर मॉड्यूल के प्लांट्स है वो तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे आप और डीपर लेवल पे पेनिट्रेट करते हो, वेफर के प्लांट आप बनाओगे या फिर आपका जो सेल के प्लांट जब आप बनाते हो, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा होती है। सो वहां पे अगर ईपैक का कोई एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम हो गया या फिर प्रोजेक्ट आपका डिले हो गया या डिजाइनिंग का प्रॉब्लम हो गया, तो एक रिस्क क्या हो सकता है कि जैसे अभी ये प्रेफर्ड पार्टनर है, मतलब जो भी कंपनी एक्सपैंड करती है ईपैक के पास में सबसे पहले वो आती है। तो अगर इनमें से किसी भी चीज में ईपैक लैग करता है हाई ग्रोथ की वजह से, तो वहां पे रिस्क क्या हो जाता है कि प्रेफर्ड लिस्ट से जो ईपैक है वो वहां से धीरे धीरे हट जाएगा। यानी कंपनी जो है वो दूसरे वेंडर के पास में जाना शुरू कर देंगी। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए इनकी मैनेजमेंट क्या कर रही है, इन्होंने एक स्पेशल टीम बना दी है सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। मतलब इस टीम का काम क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के जो इनके क्लाइंट्स हैं उनके साथ में उनके फ्यूचर एक्सपेंशन पे वो काम करेंगे कि मतलब कितने साल में वो अगला एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, किस स्पेसिफिक एरिया में वो एक्सपेंशन देख रहे हैं, तो उन सारी चीजों को देखेंगे। एंड पूरा जो प्रोजेक्ट है वो मतलब डिजाइनिंग से लेकर के जो भी एग्जीक्यूशन इंस्टॉलेशन जो सारी चीजें होती हैं उसको वो काफी क्लोजली मॉनिटर करेंगे, ताकि उस हाई ग्रो सेगमेंट में मतलब डिमांड तो काफी अच्छी है, लेकिन हमारे इंटरनल एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम की वजह से कोई ऐसा रिस्क ना आए हमारे बिजनेस पे। तो ये सारी चीजें कंपनी कर रही है वहां पे। देन रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफी बढ़ गए, स्टील के प्राइसेस अभी काफी बढ़े हैं। तो इनका मतलब 3-4 तरीके से ये कंपनी अपने ये मार्जिन को प्रोटेक्ट करती है। एक तो सबसे पहले इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अपने क्लाइंट के साथ में वो फिक्स रेट पे होते हैं। फिक्स रेट पे मतलब जैसे आज डिसाइड हो गया कि एग्जांपल के लिए कि स्टील के प्राइसेस अभी 100 रुपीज है, तो इस रेट के ऊपर जो मैंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट मेरा डिसाइड हो गया, तो एग्जीक्यूशन तक मेरा वो प्राइसेस जो है वो सेम रहेगा, चाहे स्टील के प्राइसेस बढ़े या कम हो। लेकिन मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे अभी ये जो इनका मॉनसून वाला केस हुआ है, वहां पे इनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा क्लॉज होता है जहां पे ईपैक प्रीफैब जो है वो रेट्स को बढ़ा सकता है। मतलब अगर स्टील के प्राइसेस बढ़ जाते हैं
तो वो रेट कंपनी पास ऑन कर सकती है सिर्फ उन केसेस में जहां पे प्रोजेक्ट में डिले जो है वो क्लाइंट के एंड से होता है। जैसे अभी ये जो मॉनसून वाला केस हुआ है, इसमें ईपैक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका तो एग्जीक्यूशन टाइम पे था। क्लाइंट के एंड से जो एग्जीक्यूशन होना था, उनका जो सिविल वर्क होना था, वो टाइम पे नहीं हुआ। तो इस तरीके के केसेस में जब प्रोजेक्ट डिले होता है तो इनका कहना है कि वहां पे हम प्राइस जो है वो पास ऑन कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कि हिस्टोरिकली हमने ये किया भी है, मतलब इतना प्राइसिंग पावर हमारे पास में है कि जब भी प्रोजेक्ट डिले होता है क्लाइंट की वजह से, तो स्टील प्राइस की जो मतलब जो फ्लक्चुएशन है, जो इन्फ्लेशन है, वो हम पास ऑन कर लेते हैं। हमने पास्ट में किया हुआ है और इसीलिए भी किया हुआ है क्योंकि क्लाइंट काफी ओपनली इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि क्लाइंट के मतलब कितने करोड़ों का उनका वो प्रोजेक्ट होता है, पूरा फैक्ट्री या वेयर हाउस जो भी वो बनवा रहे हैं, और उसमें ये 2-3% का जो प्राइस हाइक होता है उसके लिए वो मतलब इतना नेगोशिएशन बार्गेनिंग करते नहीं है, तो काफी ओपनली उसको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक तो इनके पास में यहां से कंट्रोल आता है रॉ मटेरियल प्राइसेस को कंट्रोल करने का। दूसरा मैनेजमेंट का बोलना है कि जब भी हम ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं तो हर एक प्रोजेक्ट में हमारे पास में इन्वेंट्री पड़ी होती है 30 से 45 डेज का, मतलब 1 से 1.5 महीने की इन्वेंट्री हम एडवांस में होल्ड करके रखते हैं। तो जो पुराने रेट पे मैंने स्टील वगैरह लिया हुआ है वही उसी को मैं यूज करता हूं करंट ऑर्डर के अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर। दूसरा, कंपनी कह रही है कि मतलब जब ऑर्डर एग्जीक्यूशन हमारा चल रहा होता है तो जो आपके ये स्टील मिल है, मतलब जो वेंडर हैं स्टील के इनके, उनको कंपनी एडवांस में 2.5 से 3 महीने का मतलब उनके साथ में प्राइस लॉक हो जाता है स्टील का, कि स्टील के प्राइसेस कल को बढ़ भी जाए लेकिन कंपनी आज ही उन प्राइसेस को लॉक कर लेती है। तो मोटा मोटा आप समझो, हर एक प्रोजेक्ट को जब कंपनी एग्जीक्यूट करने जाती है तो 3 से 4 महीने का प्राइस प्रोटेक्शन इनके पास में होता है। एक तो 1 से 1.5 महीने की मेरे पास पुरानी इन्वेंट्री पड़ी है, दूसरा 2.5 से 3 महीना, 3.5 महीने का मैंने अपने वेंडर के साथ में प्राइस को फिक्स कर लिया है। तो 3 से 4 महीने का मेरे पास में वो होता है, मतलब प्राइस को मैं मैनेज कर सकता हूं। तीसरा, कंपनी करती है नेचुरल हेजिंग। नेचुरल हेजिंग का मतलब क्या हो गया, क्योंकि एक जो इनका ऑर्डर ऑन एन एवरेज जो एग्जीक्यूट होता है वो 6 से 7 महीने में होता है, तो 3 से 4 महीने का मेरे पास में तो हेजिंग है। लेकिन इसके बाद भी जैसे अभी हमने देखा कि स्टील के प्राइसेस एकदम से काफी बढ़ गए, तो अगर कभी इस तरीके का केस होता भी है तो कंपनी कह रही है कि ये नेचुरल हेजिंग हमको वहां पे प्रोटेक्ट करता है। नेचुरल हेजिंग का मतलब क्या हो गया कि हर वीकली बेसिस पे कंपनी नया ऑर्डर बुक करती है। तो एग्जांपल के लिए कि अगर इस वीक में स्टील के प्राइसेस थे 100 रुपीज, तो मैंने ऑर्डर यहां पे बुक कर लिया। अब नेक्स्ट वीक में अगर स्टील के प्राइसेस हो गए 120 रुपीज, तो वो जो मैं ऑर्डर बुक करूंगा वो जो अभी स्टील के प्राइस चल रहे हैं फ्रेश लेटेस्ट 120, उस पर मैं बुक करूंगा। तो इससे क्या होता है कि मेरा एवरेज आउट हो जाता है, मतलब कुछ ऑर्डर्स में एग्जीक्यूट करूंगा पुराने वाले स्टील प्राइसेस पे, कुछ मैं ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करूंगा नए वाले स्टील प्राइसेस पे, तो एवरेज आउट हो जाता है। तो इसकी वजह से कंपनी कह रही है ओवरऑल हमारे मार्जिन पे जो है इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इनका कहना है पास्ट में सिर्फ एक ही बार हुआ है, वो 2022 में जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था एंड वहां पे स्टील के प्राइसेस एकदम से 40-45% बढ़ गए थे, तो तब हमको लॉस लेना पड़ा था इन्वेंट्री पे। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल सिनेरियो देखो तो ये सारे जो टूल्स हैं इसके थ्रू हम काफी इजीली ये जो फ्लक्चुएशन होता है रॉ मटेरियल का उसको हम मैनेज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका कैपेसिटी एक्सपेंशन का। तो एक तो इनकी अभी Q4 में कैपेसिटी आ रही है, बाय द एंड ऑफ FY26 वो इनके पास में आ जाएगी। जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन ये कर रहे हैं अपना राजस्थान के अंदर, ये थोड़ा सा डिले हुआ है। अब वो पहले एक्सपेक्टेड था कि Q2 ऑफ FY27 तक आ जाएगा, जो इनका वो आई थिंक अलवर के आसपास कहीं पे कंपनी एक्सपेंशन कर रही है वो, तो वो पहले एक्सपेक्टेड था Q2 ऑफ FY27 तक आएगा। अब वो एक्सपेक्टेड है Q3 ऑफ FY27 तक आएगा, मतलब एक क्वार्टर से वो डिले हुआ है। अगेन डिले जो हुआ है, मैनेजमेंट का बोलना है इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है हमारा, रेगुलेटरी इशू की वजह से हुआ है। सो ये जो Q3 आपका गया है, Q3 ऑफ FY25 अक्टूबर दिसंबर का जो पीरियड था, इसमें पॉल्यूशन के ऊपर जो रेगुलेशन जो कंट्रोल लगाए थे गवर्नमेंट ने, तो काफी सारे एरियाज में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैन हो गई थी। तो इसकी वजह से कंपनी का कहना है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट आना था Q2 में, अब ये Q3 में आएगा, Q3 ऑफ FY27 में आएगा। ये बाय द वे उसका सैंडविच इंसुलेटेड पैनल की कैपेसिटी है, तो ये एक क्वार्टर से डिले हुई है। इससे नियर टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अभी अगले क्वार्टर में जो इनको 450-500 करोड़ करना है उसके लिए इनके पास में कैपेसिटी है। प्लस मैनेजमेंट ये भी बोल रहा है कि Q4 में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑर्डर्स हम ये हैवी स्टील का करें, मतलब कई सारे ऐसे ऑर्डर्स होंगे, जैसे कहीं पे हम रूफिंग सप्लाई करेंगे, कहीं पे हम दूसरे जो पार्ट्स होते हैं जो पीईवी में जाते हैं उसको हम सप्लाई करेंगे, तो हमारा रियलाइजेशन बेटर होगा। प्लस आपको वॉल्यूम दिखेगा, हम सेम वॉल्यूम में सेम कैपेसिटी में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स हमारा चेंज हो जाएगा। तो Q4 के लिए मैनेजमेंट श्योर है, लेकिन अगले साल के लिए एक क्वार्टर से इनका वो जो कैपेसिटी नहीं आनी थी वो थोड़ी सी डिले हो गई है।
बाकी अगर हम ग्रोथ गाइडेंस पे वापस से बात करें तो इस साल का तो उन्होंने मेंटेन रखा है, वही 33-34% का ग्रोथ बनता है, 1500 से 1550 करोड़ का। अगले साल के लिए टेक्निकली आप बोल सकते हो गाइडेंस को इन्होंने थोड़ा सा मतलब रिवाइज किया है। मैनेजमेंट का बोलना है FY27 में अभी हम 1800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू प्लान कर रहे हैं, यानी वाई अगर आप देखोगे 1500 करोड़ ये इस साल करेंगे तो 1800 करोड़ का मतलब हो गया 20% का ग्रोथ कंपनी प्लान कर रही है FY27 के अंदर। मार्जिन का गाइडेंस सेम है 10.5 से 11.5% का। अब रेवेन्यू पे इन्होंने ये कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट का बोलना है कि अगर आप मतलब मैक्रो लेवल पे देखोगे और जियोपॉलिटिकली चीजें देखोगे तो एग्जैक्ट रेवेन्यू अभी कमिट करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन ऑन अ सेफर साइड हमें लगता है कि 1800 करोड़ का रेवेन्यू हम कर सकते हैं, मतलब 20% का ग्रोथ हम FY27 में ओवर FY26 बहुत आराम से डिलीवर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल कौन कॉल था कंपनी का, मतलब वही जो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर ये सिर्फ वन ऑफ रहा, मतलब इस क्वार्टर का कोई स्पेसिफिक चैलेंज आया था कंपनी को जो कि एक्चुअली में इन्होंने बताया, तो इतना कुछ खास इशू लगता नहीं है, क्योंकि वैसे भी इन्होंने इस साल का पूरे साल का गाइडेंस तो मेंटेन रखा है 1500 से 1550 करोड़ का। प्लस इनका फाइनेंस कॉस्ट भी इस क्वार्टर में कम नहीं हुआ है। कंपनी का कहना है कि FY26 के एंड में आपको दिखेगा 1.8 से 1.9 का हमारा फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट मतलब रेवेन्यू के परसेंटेज में Q3 में तो आई थिंक ये 2.2 के आसपास है, तो फाइनेंस कॉस्ट आपका कम होगा, यानी अर्निंग ग्रोथ भी आपकी बेटर आएगी फोर्थ क्वार्टर के अंदर। तो ओवरऑल आप देखोगे वैसे ही 10% का करेक्शन और हो गया, पी अभी आ गया इनका 23-24 के आसपास। फॉरवर्ड पी अगर आप देखोगे तो 22 से 23 का आता है, मतलब जब हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था तब इनका पी था 45-46, अभी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। बिजनेस में फंडामेंटली एज कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया है। हाँ, एक क्वार्टर का आप बोल सकते हो रेवेन्यू डिप हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 25% का, लेकिन वो कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपका रेवेन्यू एक तरीके से पोस्टपोन हुआ है, मतलब रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, रेवेन्यू पोस्टपोन हुआ है Q3 से Q4 के अंदर। तो पूरे साल के फंडामेंटल्स जो गाइडेंस वगैरह थे वो सारी चीजें मेन इंटैक्ट है। अगले साल का भी आप गाइडेंस देखो तो 20% है। हाँ, आप बोल सकते हो कि मतलब आई थिंक इन्होंने किसी इंटरव्यू में पहले गाइडेंस दिया था 30 से 35% का मीडियम टर्म में 3 से 4 साल के लिए, अभी उसको 20% इन्होंने कंजर्वेटिवली बोला है, क्योंकि इनके पास में जो न्यू कैपेसिटी भी आएगी FY27 के एंड में उस मतलब वो भी इनको एक तरीके से एडवांटेज देगा कि और इससे बेटर रेट से कंपनी ग्रो कर सकती है। सेक्टर में डिमांड तो है ही, सेक्टर एक्सपेक्टेड है 10 से 11-12% पे ग्रो करेगा, और ईपैक ने हिस्टोरिकली मतलब सेक्टर को मोर देन 2 टाइम आउट परफॉर्म किया है, तो 25-30% के रेट से कंपनी आराम से ग्रो कर सकती है इन फ्यूचर। सो अगर मैं 1.5 साल का व्यू लेके चलूं, प्लस जो करंट वैल्यूएशन है, मतलब वैल्यूएशन बिल्कुल आधा हो गया ना, 45 से 22-23 का इनका पी बन रहा है अब, तो वैल्यूएशन सस्ता हो गया है, फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट सेम है या थोड़े से और बेटर ही हुए हैं, ऑर्डर बुक तो आपका ग्रो ही कर रहा है। रिटर्न रेशियो भी कंपनी का कहना है जो ROE मतलब मीडियम टर्म के लिए इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि IPO से इन्होंने ये फंड रेजिंग वगैरह करी है, वो भी आगे चल के नॉर्मलाइज हो जाएगा। हाई टीन से लेकर के 20% के आसपास का रिटर्न रेशियो कंपनी टारगेट कर रही है, तो मतलब ओवरऑल चीजें ठीक लगती हैं। हाँ, ये बड़ा रिस्क होगा कि अगर Q4 में जाके वापस से ये गाइडेंस को मिस करते हैं तब एक बड़ा रेड फ्लैग है, वो हमको ट्रैक करना है, लेकिन अभी वो चीजें लगती नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बुक तो है आपके पास में 1200 करोड़ का, 7 से 8 महीने की रेवेन्यू विजिबिलिटी है, मार्जिन आपके इंटैक्ट हैं, वर्किंग कैपिटल भी आप देखोगे तो ठीक चल रहा है कंपनी का, तो बाकी चीजें ठीक है। इंटरआर्क के रिजल्ट आएंगे आई थिंक कुछ दिन बाद, उसको भी डिस्कस करेंगे, वहां पे हमको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी सेक्टर के ऊपर। मैंने जब हम इंटरआर्क को हमने डिस्कस किया था वहां पे हमने ये चीज देखा था कि इंटरआर्क और ईपैक के कंपैरिजन में मुझे पर्सनली इंटरआर्क थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है मॉडल वाइज अगर मैं कंपेयर करूं, लेकिन इस वैल्यूएशन के साथ में आप देखोगे और जो ग्रोथ आउटलुक ईपैक का लग रहा है, तो ईपैक की डील भी अच्छी लग रही है। बाकी ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।